हे गाइज, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वो आज हम लोग आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो गाइज लोग जो चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज के सेशन को ज़बरदस्त शेयर करेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। भाई आज के सेशन में आज की टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में तो जान ही रहे हैं। इसकी इंग्लिश क्या लिखी गई भाई? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो हम लोग यहाँ आज कैलकुलेट करेंगे, वो ज्ञात करेंगे। तो आइए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जरा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जान लेते हैं। भाई ये कक्षा 11 में कक्षा 9 में ही पढ़ा दी जाती है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो उस समय तो आप लोगों को भाई इतना ध्यान देते नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो आज जान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये कोई द्रव्यमान हो गया, ये कोई पिंड हो गया जिसका द्रव्यमान m हो गया, तो ये एक जगह स्थित है। ये एक जगह क्या है? स्थित है, स्थिर है। मान लेते स्थिर है, यानी ये बदल नहीं रहा है, गतिशील नहीं है। तो इसके स्थिरता के कारण जो कार्य हम लोग कर पा रहे हैं वो कार्य करने की जो क्षमता होगी वो क्या कहलाएगी? इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। फिर से, किसी वस्तु के स्थिति के कारण, किसी वस्तु के स्थिर होने के कारण जो कार्य किया जाता है, जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो गाइज यहाँ कैसे पोटेंशियल एनर्जी उत्पन्न हो रहा है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैसे उत्पन्न हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे भाई? एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक मिनट थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देते हैं तब आपको जरूर समझाते हैं। हमने क्या आपको बताया भाई? विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को, एक कोई विद्युत क्षेत्र है उसमें आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दीजिए, विद्युत द्विध्रुव को रख दीजिए, उसको लंबवत घुमाइए। उसको लंबवत घुमाएंगे तो लंबवत घुमाने में जो आपको कार्य करना पड़ेगा वही कार्य ही विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक आपको रफली डायग्राम समझाते हैं कि ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, ऐसे दिखा लेते हैं हम ऐसे, ठीक। ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया? -q हो गया और ये +q हो गया। भाई बीच की दूरी क्या हो गई? 12 हो गई। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इस समय ये कितना कोण बना के रखा है भाई? θ1 कोण बना के रखा है। कोई भी थीटा कोण मान लेते हैं, θ1 क्यों माने? θ1। अब ध्यान दीजिए, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाइए। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करेंगे? घुमाएंगे, विद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे और विद्युत क्षेत्र की क्या कर देंगे? लंबवत कर देंगे। तो जब आप इसको घुमाओगे और ये पोर्शन यहाँ पर आ जाए और ये पोर्शन आपका यहाँ पर आ जाए, ये -q वाला, तो ये देखिए ये विद्युत क्षेत्र E के साथ और ये विद्युत क्षेत्र E के साथ क्या हो चुका है? परस्पर लंबवत हो चुका है। विद्युत क्षेत्र E के साथ ये क्या हो चुके हैं? परस्पर लंबवत हो गए हैं। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, इस विद्युत द्विध्रुव को यहाँ से यहाँ तक घुमाने में, ऐसे था, यहां से यहां तक घुमाने में जो कार्य करते हैं वो कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। एक बार फिर से एक दूसरी स्थिति लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र ई ऐसे ले लेते हैं, ठीक। इसमें मान लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा गया था, -q और +q, विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही रखा गया था। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो घुमाने में भाई 0 अंश पे है, 0 से 90 अंश। तो एकदम अगर घुमा के हम लोग ऐसे रख दें, ये -q हो जाए, ये +q हो जाए, तो 0 से लेके 90 तक घुमाए ना, विद्युत क्षेत्र के लंबवत घुमाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वो कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी ये विद्युत द्विध्रुव इस पे ऐसे रखा गया है। अब इसको हम लोग घुमाएंगे
इसको घुमा के जब ये परस्पर लंबवत कर दें तो लंबवत तक ले जाने में जो कार्य करते हैं वो कार्य इलेक्ट्रिक डाइपोल में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो ही हमने लिखा है भाई, विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य वैद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो गाइस उम्मीद करते होंगे कि आपको ये जो डिफिनीशन है वो क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालते हैं, वो कार्य क्या करते हैं वो आइए निकालते हैं। तो गाइस इसको हम मूव करते हैं। गर्मी बहुत है गाइस और आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, इतना ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, केवल आपको एक काम करना रहता है, वो भी आप लोग काम नहीं करते। वीडियो को देख लेते हो, फिर वीडियो को देखने के बाद केवल थोड़ा सा ऐसे कहीं लिख के अंगूठे ऐसा निशान बना रहता है, केवल उसको प्रेस करना रहता है, लाइक कर दिया जी, जिसको लाइक करना कहते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि भाई इसके लिए व्यंजक क्या होता है। तो इसको मूव कर देना, ये वाला जो टॉपिक है आप समझ ही गए होंगे, इसको हम लोग मूव कर देते हैं। ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र ई हो गया। ठीक, अब इसमें विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं हम लोग। तो भाई विद्युत द्विध्रुव को रख लेते हैं जरा सा। ठीक, विद्युत द्विध्रुव ये हो गया, ये माइनस क्यू और ये क्या हो गया प्लस क्यू हो गया। ठीक, ये किस कोण पे हैं इस समय, ये θ1 कोण पे हैं। किस कोण पे हैं, θ1 कोण पे। अब इसको हमको क्या करना, परस्पर लंबवत करना। तो परस्पर लंबवत करने के लिए इसको कुछ इस प्रकार करना पड़ेगा। ठीक, तो ये माइनस क्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस क्यू यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है, θ1 है। अच्छा θ2, ये θ1 और θ2। θ2 जो कोण है वो 90 अंश पे हो चुका है। कितना हो चुका है, 90 अंश पे हो चुका है। तो ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग लिखते हैं, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। इतनी बातें आप समझिए, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ठीक, जिसको या ये भी लिख सकते हैं, जिस पर लगने वाला बलाघूर्ण, जिस पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। ये हम लोग जो है टाउ इक्वल टू क्या आ गया, पी साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। ये हम लोग इससे पिछले वाले डेरिवेशन में पढ़ा है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को जब वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर जो लगने वाला बल आघूर्ण होता है वो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा के बराबर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को छोटा सा डायरेक्ट θ1 से θ2 कोण तो घुमा लोगे, पर भाई घुमाने में बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा और उतना कार्य हम लोग नहीं कर सकते। तो इसको डायरेक्ट θ1 से θ2 कोण नहीं घुमाएंगे, मानेंगे dθ कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो लिखेंगे, अतः वैद्युत द्विध्रुव को dθ कोण घुमाने में किया गया कार्य, ध्यान दीजिए, किया गया कार्य। अब इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं, किया गया कार्य dw, छोटा सा कोण है। ध्यान दीजिएगा, आपने dθ एक छोटी सी कोण विस्थापित की हो तो छोटा सा कार्य होगा। dw बराबर क्या हो जाएगा, लगने वाला बल आघूर्ण टाउ इंटू कितना हो जाएगा, dθ। भाई बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। तो यहाँ बल कौन लग रहा है, टाउ लग रहा है, और जो विस्थापन है वो क्या है, dθ है। तो टाउ का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 से टाउ का मान रखने पर, तो ये बातें यहाँ नोट करेंगे। समीकरण 1 से टाउ का मान रखने पर, तो चलें रखें, ध्यान दीजिएगा। तो टाउ का मान रखेंगे भाई, टाउ का मान कितना है, पी साइन थीटा। तो यहाँ dw बराबर
टाउ के स्थान पे क्या हो गया, पी ई साइन थीटा इंटू कितना हो गया, डी थीटा। ये तो छोटा सा कार्य आ गया, हमको तो कहाँ निकालना है, θ1 से θ2 कोण तक घुमाना है ना भाई। तो लिखेंगे, चलिए अब लिखेंगे, अब विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य W मान लेते हैं, कुल कार्य W मान लेते हैं। W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dW, छोटे से कार्य का समाकलन, कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हो, θ1 से θ2 कोण तक घुमा रहे हो। ठीक, तो चले अब बताइए भाई dW का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा, dW का मान कितना है, PE साइन थीटा इंटू कितना हो गया, डी थीटा, ये लगा दिए θ1 से θ2। अब जिनका समाकलन नहीं होगा उनको हम बाहर कर लेंगे। तो भाई डी थीटा लगा है, तो यानी थीटा के पक्ष का समाकलन करने वाले हैं, तो थीटा के पक्ष का समाकलन करेंगे तो PE बाहर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ PE आपका बाहर हो जाएगा, तो आपके सामने क्या बचा, θ1, यहाँ θ2, फिर बच गया साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो साइन थीटा डी थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। इसका डेरिवेशन हम लोग पिछले वाले फार्मूले में किए हैं, वहाँ पर साइन थीटा का समाकलन का फार्मूला हमने उपयोग किया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, PE, ध्यान दीजिएगा, इसका समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, और ये लिमिट लगा दिए θ1 से θ2। बात समझ में आई। अब एक बार लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ रखेंगे। तो आइए ध्यान से समझते हैं गाइस, बहुत सरल डेरिवेशन है, आपने ऐसा डेरिवेशन एक बार इससे पिछले वाले लेक्चर में किया है। ठीक, तो आइए W बराबर क्या निकालते हैं, W बराबर P इंटू ई, एक लाइन शार्ट नहीं करते जिससे कि आपको कहीं दिक्कतें न आए, पूरा क्लियर हो जाए। PE हो गया, फिर भाई अब इसको रखेंगे तो माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो माइनस बाहर कर लिए तो क्या बचा आपके सामने, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बचा है, तो भाई एक बार कॉस थीटा रख लेते हैं। अब अगले स्टेप में लिमिट रखेंगे, यहाँ से θ1, यहाँ से θ2, एक बार θ2, एक बार θ1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस P इंटू ई, एक बार थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, कॉस θ2, और एक बार क्या रखेंगे, कॉस θ1। ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस जैसे ही कॉमन करोगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये माइनस P इंटू कितना आ गया, ई। आप जैसे ही यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं cos θ1 और ये बाद में रख देते हैं cos θ2। ये हो गया फार्मूला, ये माइनस माइनस से कैंसिल। तो W बराबर क्या आ जाएगा भैया, W बराबर P इंटू ई कॉस θ1 माइनस कितना हो जाएगा, cos θ2। ये फार्मूला हो गया W का मान। आपको W थोड़ा ज्ञात करना है, कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में संचित होता है, पर कब, जब θ1 0 हो, 0 से 90 तक घुमाने में, 0 से 90 तक घुमाने में किया गया कार्य। चलिए गाइस, तो ध्यान से समझते हैं। ये हमने यहाँ कार्य निकाल लिया, क्या निकाल लिए, कार्य निकाल लिए। अब क्या करना है भाई, अब बात हो रही थी कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत घुमाने में कार्य, यानी हमारा जो विद्युत द्विध्रुव है उसको हम लोग लंबवत घुमाएंगे। तो यहाँ यदि θ1 बराबर क्या मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि θ1 बराबर क्या हो जाए, 90 हो जाए, और θ2 बराबर क्या हो जाए, थीटा, तब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बताइए। तब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या हो जाएगा, U इक्वल टू, स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला है आपका जो W है, वो W ही आपका क्या कहलाएगा, U कहलाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ई, फिर क्या है cos θ1, तो θ1 के स्थान पे क्या रख दिए, 90 अंश, माइनस cos θ2 है, तो θ2 के स्थान पे थीटा रख दिए। तो cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो U इक्वल टू कितना है, P इंटू ई,
कॉस 90 अंश का मान 0, वो माइनस कॉस थीटा। तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं, p का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो u इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी इंटू ई कॉस थीटा। तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ये आ जाता है, क्या आ जाता है, u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। अब आप यहाँ थीटा का मान कई स्थिति में रख सकते हो कि भाई थीटा का मान जब 0 होगा तब क्या होगा, जब थीटा का मान 90 हो तब क्या होगा, जब थीटा का मान 180 अंश हो तब क्या होगा। भाई अगर आप थीटा का मान क्या रख देते हो, 90 रख देते हो, तो कॉस 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब है कि आपका अगर डाइपोल ऐसे हो और इसको घुमाओ भी ना, इसको आप घुमाओ भी नहीं, यानी 90 पे है और 90 पर ही रखे रहो, तो कार्य कुछ करोगे नहीं। जब कुछ कार्य नहीं करोगे तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब बात हो रहा है यदि थीटा आपका 180 हो, चलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं, स्थितियां लगा देते हैं, नहीं तो आप लोग गैस दिक्कत आएगी थोड़ी सी। यदि थीटा 1 बराबर क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए, और थीटा 2 बराबर क्या हो जाए, 0 अंश हो जाए। ठीक, यदि थीटा 1 क्या हो जाए, 90 हो जाए, और थीटा 2 क्या हो जाए, 0, तब क्या होगा। तो आइए रखते हैं, तब क्या होगा। तो तब के लिए तो फार्मूला आपका यही मिलने वाला है। आप देख सकते होंगे कि तब के लिए आपके पास फार्मूला क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉस थीटा, तो भाई थीटा के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 रखेंगे गाइज। तो एक बार ये इतनी सारी स्थितियाँ न लगाने की इससे अच्छा है कि आप ऐसे ही रखो, इसे क्या रखोगे, यदि थीटा बराबर क्या हो जाए, 0, यदि थीटा बराबर क्या हो जाए, 0। तो चलिए रखें, तो चलिए थीटा बराबर 0 रखोगे तब स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, u इक्वल टू पी इंटू ई, फिर क्या है, माइनस कॉस थीटा, माइनस है पहले से फार्मूले में माइनस है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी ई, फिर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के स्थान पे कॉस 0 अंश, और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो u इक्वल टू कितना आ गया, माइनस पी इंटू ई। तब के लिए स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला ये हो जाएगा। दूसरी स्थिति में क्या लगाएंगे, यदि थीटा क्या हो जाए, 90 हो जाए, थीटा क्या हो जाए, 90 अंश हो, तो क्या होगा, तब स्थितिज ऊर्जा u इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी इंटू ई, कॉस थीटा है तो थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे, 90, तो कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो पूरी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी ये। और तीसरी स्थिति क्या हो जाएगी, तीसरी स्थिति, यदि थीटा बराबर क्या हो जाए, 180 अंश हो जाए, यदि थीटा बराबर क्या हो जाए, 180 अंश हो जाए, तब के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो u इक्वल टू है माइनस पी इंटू ई कॉस 180 अंश, और कॉस 180 अंश का मान कितना होता है, -1 होता है, कितना होता है, -1 होता है। तो क्या आ जाएगा, u इक्वल टू माइनस पी इंटू ई, यहाँ -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो क्या आ गया, p इंटू ई, तो ये u बराबर आ गया। ये जो आया ये मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा आई है, ये क्या आया है, मैक्सिमम, ये क्या है, मैक्सिमम है, और अधिकतम स्थितिज ऊर्जा है, और ये जो आई है ये आपकी क्या है, न्यूनतम है, ये क्या है आपकी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है। कई बार क्वेश्चन में ये पुटअप करता है कि न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ तक ज्ञात करोगे, अधिकतम की बात करेगा तो आप यहाँ ज्ञात करोगे। किस स्थिति में अधिकतम होता है, जब थीटा 180 हो, और किस स्थिति में कम होता है सबसे, जब थीटा क्या हो, 0 हो। तो गाइज आज की जो टॉपिक है यहाँ पर समाप्त होता है, और इसी टॉपिक के साथ जो आपका अध्याय 2 है उसका एक भाग खत्म हो जाता है। अब अगले भाग है संधारित। संधारित एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, संधारित एक अच्छी सी टॉपिक है, उस टॉपिक की चर्चा हम लोग अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ सभी के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,